Sarajevo, a city with a rich tapestry of cultures and histories nestled in the heart of the Balkans. June 28, 1914, a date that would soon be etched into the annals of history. हवा में एक अजीब सी टेंशन थी, मानो आप उसे महसूस कर सकते थे. Streets were filled with an uneasy silence, as if the city itself was holding its breath. सराजेवो शहर अलग अलग संस्कृति और जातियों का संगम उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अधीन था. Soldiers patrolled the streets, a constant reminder of the empire's grip. लेकिन गलियों में डिसकंटेंट की फुसफुसाहट थी, आजादी की चाहत थी. People whispered of rebellion, their voices low, but their spirits high. Slavic unity की निशानी सर्बिया के झंडे चोरी छिपे सिल दिए जाते थे. These flags were symbols of hope, stitched in secret, hidden from the watchful eyes of the authorities. पहले जो गलियां व्यापारियों और बातचीत से गुलजार रहती थीं, वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी. The bustling marketplaces now stood eerily quiet, a stark contrast to their usual vibrancy. साराजेवो के लोगों को लग रहा था कि कुछ अलग होने वाला है, कि हिस्ट्री एक नया मोड़ लेने वाली है. There was a palpable sense of anticipation, a feeling that the winds of change were about to blow. तेज धूप शहर पर पड़ रही थी और उसकी किरणें मिल्जाका नदी पर चमक रही थीं, जो साराजेवो से होकर गुजरती थीं. The sunlight danced on the Miljaka river, casting a golden glow over the city. कॉफी हाउस धीमी बातचीत से भरे थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉफी की खुशबू भी डर को छिपा नहीं पा रही थी. The aroma of strong coffee filled the air, but it couldn't mask the underlying fear that gripped the people. ऑस्ट्रो-हंगेरियन थ्रोन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के आने से शहर पर एक अजीब सा साया पड़ गया था. His arrival was like a dark cloud, casting a shadow over the city. उनका ये दौरा, जो इंपीरियल डोमिनेंस दिखाने के लिए था, उसने रिजेंटमेंट की आग और भड़का दी थी. This visit, meant to showcase imperial dominance, only fueled the flames of resentment further, setting the stage for a historic upheaval. 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप एक ऐसे पाउडर केक की तरह था जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था. हर तरफ बेचैनी और तनाव का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है. पूरे कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म की लहर दौड़ रही थी और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स विशाल साम्राज्यों से आजादी की मांग कर रहे थे. ये आंदोलन दिन ब दिन और भी उग्र होते जा रहे थे और हर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार था. सीक्रेट और सस्पिशन के माहौल में बने अलायंसेस ने ग्रेट पावर्स को एक दूसरे के साथ ऑब्लिगेशन के जाल में फंसा दिया था. ये अलायंसेस एक तरफ सुरक्षा का वादा करते थे तो दूसरी तरफ युद्ध की संभावना को और भी बढ़ा रहे थे. जर्मनी, जो एक उभरती हुई इंडस्ट्रियल जायंट थी, अपनी ताकत दिखाने के लिए बेताब थी. उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर तेजी से बढ़ रही थी और वो यूरोप में अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था. ग्रेट ब्रिटेन, जो अब बूढ़ा शेर बन चुका था, सावधानी से देख रहा था और उसकी विशाल नेवी एक मौन धमकी थी. वो अपनी मैरीटाइम सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था. फ्रांस, जो अभी भी फ्रैंको प्रशन वॉर में अपनी हार का बदला लेने के लिए तड़प रहा था, अपने खोए हुए इलाकों को वापस पाना चाहता था. उसकी मिलिट्री तैयारियां इस बात का संकेत थीं कि वो किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार है. रशिया, जो एक विशाल और सोता हुआ भालू था, अब जागने लगा था और उसकी नजर बॉल्कन्स पर थी, जो एथनिक और रिलीजियस टेंशन से उबल रहा था. बॉल्कन्स में बढ़ती इंस्टेबिलिटी ने रशिया को और भी सतर्क कर दिया था. आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या उस चिंगारी साबित हुई जिसने इस पाउडर केग को आग लगा दी और यूरोप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के गर्त में डुबो दिया. इस एक घटना ने पूरे कॉन्टिनेंट को युद्ध की आग में झोंक दिया और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जानें गईं. फ्रांस फर्डिनेंड कोई बहुत पसंद किए जाने वाले शख्स नहीं थे, अपनी ही एम्पायर में भी नहीं. उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सी कठोरता थी जो लोगों को उनसे दूर कर देती थी.
उन्हें एक हॉकिश और कठोर व्यक्ति माना जाता था जो ऑस्ट्रो हंगेरियन रूल के सख्त नियमों का प्रतीक थे। उनकी नीतियां और विचारधारा अक्सर विवाद का कारण बनते थे। वो अपने साम्राज्य की एकता के कट्टर समर्थक थे, लेकिन उनका विजन सभी को कड़ाई से नियंत्रित करने का था, न कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का। उनके विचारों में एकता का मतलब था सख्त अनुशासन और नियंत्रण। एक चेक नोबल वुमन सोफी चोटेक से उनकी शादी ने उन्हें हाब्सबर्ग कोर्ट से और भी दूर कर दिया था। इस शादी ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, जिससे उनके परिवार और समाज में उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई। उनके खानदान के लोग सोफी को उनके योग्य नहीं समझते थे और उनकी मॉर्गनेटिक मैरिज को वियनीज एलीट ने एक कलंक माना था। इस विवाह ने उन्हें समाज के उच्च वर्ग से और भी अलग थलग कर दिया। लेकिन फ्रांस फर्डिनेंड एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके अंदर कई विरोधाभास थे। उनके व्यक्तित्व में कई परतें थीं जो उन्हें एक जटिल और रहस्यमय व्यक्ति बनाती थीं। वो अपने साम्राज्य में सुधारों की जरूरत को समझते थे और उन्हें डर था कि इसकी कठोर व्यवस्था ही इसकी बर्बादी का कारण बनेगी। उन्होंने कई बार सुधारों की वकालत की, लेकिन उन्हें हमेशा समर्थन नहीं मिला। उन्होंने एक ऐसे फेडरलाइज्ड सिस्टम की कल्पना की थी जिसमें साम्राज्य के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो। उनका मानना था कि इससे साम्राज्य में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। लेकिन उनकी हत्या, जो टेररिज्म का एक क्रूर कार्य था, ने उनके जीवन और किसी भी सुधार की उम्मीद को खत्म कर दिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को एक अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर ला खड़ा किया। उनकी मृत्यु ने इतिहास की धारा को बदल दिया और विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़का दिया। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।